Salt is formed by the result of reaction of acid and base. इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। सब जो सब एसिड है कि नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, और ये सब हो गया बेस। मेटल हाइड्रोक्साइड सब है कि नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन किया तो ये सब क्या बना? सॉल्ट और ये वाटर। सॉल्ट का फॉर्मेशन कब हो रहा है? जब एसिड बेस से रिएक्शन कर रहा है तभी ना। सब जगह सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, सब जगह वही बन रहा है। इस सब जगह मेटल क्लोराइड, मेटल सल्फेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल फॉस्फेट, तो ये सब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड क्या होता है? सॉल्ट। तो ये सब एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तब जाके सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है। ये पहले का मेथड हो गया, बाकी सब नेक्स्ट दिन पढ़ लिया जाएगा। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट देख रहे थे ना, तो सॉल्ट के प्रिपरेशन में एक मेथड देखे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला, कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। बहुत पहले से पढ़ते, अब तक हमको लग रहा है कि ये चौथा बार पांचवा बार आदमी सेम चीज को पढ़ा होगा, इसलिए बोलते हैं एक बार रिएक्शन पढ़ लो कि बार बार वही चीज आएगा तो फिर तुम लोग को इजी महसूस होगा नहीं। चलो दूसरा वाला मेथड ये भी पहले से पढ़ लिया गया है कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। हम लोग इसको पढ़े थे लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस में, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन था वहां पर ही पढ़े थे लोग कि मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। दूसरा हम लोग पढ़े थे लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। छूने पे कैसे लगेगा? गर्म की ठंडा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? हीट रिलीजिंग वाला या फिर हीट एब्जॉर्बिंग वाला। हीट रिलीज, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज कर रहा है, प्रोडक्ट के रूप में हीट को क्या करेगा? छूने पे गर्म महसूस होगा। तो इसमें भी पढ़े थे लोग, अब फिर से पढ़ो। तो मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगा? पॉपिंग साउंड से ना, इसे माइज पक से करेगा। हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोजन के साथ कंबशन करता है। जब हाइड्रोजन गैस का बर्निंग होगा तो एक्सप्लोजन होगा। बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोजन गैस पक से करते रह जाएगा, ज्यादा अमाउंट होगा बड़ा करता है नहीं। तो टेस्ट ट्यूब है, बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोजन गैस, इसलिए पॉप साउंड से पता कर लेंगे क्या है कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, ये मेथड रख लेते हैं। सेकेंड मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। पहले से पढ़ा हुआ है कि मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, और ये डिटेक्ट होगा पॉपिंग साउंड से। ठीक है, सोडियम यहाँ पे ये सब मेटल हो गया ना, और ये सब कोई ना कोई एसिड ही है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये भी नाइट्रिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे मेटल रिएक्शन कर रहा है एसिड से, ये क्या बन रहा है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। और रहा बात यहाँ पे तो कैल्शियम और फास्फोरिक एसिड है, तो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो देखो तो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा ना। तो अगर हम कैल्शियम की बात करें और फॉस्फेट की बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है? H3PO4, यही है ना। तो H3PO4 में हाइड्रोजन के साथ कितना है? 3, मतलब इसका वैलेंसी हो गया 3। हाइड्रोजन का 1 है तो इसके साथ कुछ नहीं है, माने 1 है, तो हाइड्रोजन का 1 होता ही है, और इसका हो गया 3। और कैल्शियम में कितना होता है? 2, नहीं पता है। कैल्शियम कितना होता है? 2। अब क्रॉस कर देंगे अगर हम, तो कैल्शियम के साथ आ जाएगा 3, अब फॉस्फेट के साथ आ जाएगा 2। कैल्शियम का 2 होता है ना, तो फॉस्फेट के साथ 2 जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट। मेटल के साथ क्या रिएक्शन किया है? एसिड, तब जाके बना है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है। अच्छा, मेटल के साथ बेस भी रिएक्शन करता है तब जाके सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। लेकिन मतलब बेस के साथ सब मेटल रिएक्शन, कुछ गिना चुना 1-2 मेटल है जो रिएक्शन, जिंक हो गया, तो वो सबका रिएक्शन हम लोग देख लिया जाए। तो हम क्या देखें कि मेटल के साथ रिएक्शन करेगा कौन?
बेस, तब जाके सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। और इम्पोर्टेंट बात ये भी देखें कि सब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है, उसके चलते दूसरा चीज होता है। तो उतना बात लिख लिया जाए हम लोग। नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे क्या है, इससे पहले क्या था, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, अब मेटल का रिएक्शन बेस के साथ। जबकि हम बोलेंगे कि सब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जिंक हो गया, एल्युमिनियम। अब अगर जिंक रिएक्शन किया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये तो पता है कि जिंक क्या है, मेटल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो कुछ अलग तरीके से रिएक्शन किया, इसका मैकेनिज्म अलग है। तो ये जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट बनेगा, और सोडियम जिंकेट नेचर में कैसा होता है, सॉल्ट। वैसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, एल्युमिनियम का रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिंक से बना है सोडियम जिंकेट, तो एल्युमिनियम से बनता सोडियम एल्यूमिनेट, नहीं बनता क्या, और फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, वो भी सॉल्ट होता है। इस तरह से कुछ दो एक मेटल है जो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। सब मेटल ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, जब एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तब सॉल्ट बनेगा और वाटर। देखो, अब एसिडिक ऑक्साइड भी एसिड हुआ, अब बेसिक ऑक्साइड भी बेस हुआ, तो यहाँ पर ये कोई अलग अलग रिएक्शन है, ये भी एसिड बेस रिएक्शन ही है, क्योंकि हमको पता है कि एसिडिक ऑक्साइड नेचर में एसिड होगा। अब जैसे मान लो कोई मेटेलिक ऑक्साइड है, तो मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसा होगा, बेस, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा कि नहीं होगा। तब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो नॉर्मली एसिड बेस ही रिएक्शन होगा ना, मेटेलिक ऑक्साइड बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो सॉल्ट बना और वाटर बना। समझ में आ रहा है? तो जब ऐसा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तभी भी सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये कर लिया जाए। बाय रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड हुआ कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन हो गया नॉन मेटल, सल्फर हो गया नॉन मेटल, तो ये सब का ऑक्साइड हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में एसिडिक ऑक्साइड होता है, तो ये सब हो गया एसिडिक ऑक्साइड। और सोडियम कैल्शियम हो गया मेटल, तो इनका ऑक्साइड हो गया मेटेलिक ऑक्साइड, और मेटेलिक ऑक्साइड होता है बेसिक ऑक्साइड। तो जनरली यहाँ एसिड बेस रिएक्शन ही हो रहा है, तो एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन किया तो सॉल्ट बना, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ये क्या बना, मेटल कार्बोनेट मेटल सल्फेट, सॉल्ट नहीं होता है क्या, तो सॉल्ट बना और साथ में H2O बना। तो ये भी एक तरीका है कि एसिडिक ऑक्साइड को मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तभी भी प्रोडक्ट में सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखो डायरेक्ट कोई रिएक्शन में मेटल डायरेक्ट नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा, हाँ, किसी रिक्वायर्ड सब्सटेंस के प्रेजेंस में, तब भी जाके क्या होता है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सोडियम डायरेक्ट क्लोरीन से रिएक्शन करे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे लोग, मैंने कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, कॉम्बिनेशन ही नहीं पढ़े थे कि दो रिएक्टेंट जिसमें दोनों एलिमेंट था, माने एलिमेंटल मॉलिक्यूल था, और एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो अब फिर वही दोबारा पढ़ रहा है कि एक मेटल नॉन मेटल के साथ डायरेक्टली कंबाइन करेगा तभी भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट, फेरस आयरन। अगर सल्फर से रिएक्शन करे तो FeS फेरस सल्फाइड बनेगा, और वो भी क्या है, सॉल्ट है। और इससे डायरेक्टली कोई एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। लिख लिया जाए। अब जो क्या मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन कर रहा है तो डायरेक्टली सॉल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा, ये सब कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे तो कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये सब मेटल ये नॉन मेटल से रिएक्शन किया तो सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट हो गया है। अगला सर पढ़ा देंगे, मैं ऐड हो जाएगा सर। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेस हो गया है। अब पढ़ना था हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस।
तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे, बेस किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, प्रिपरेशन ऑफ बेस में क्या था कि क्या क्या मिलके बेस बना रहा है, मैंने कहा किस किस रिएक्शन में रिजल्ट में बेस बन रहा है। अब पढ़ना है कि कहाँ कहाँ रिएक्टेंट में बेस है, रिएक्टेंट में बेस है मतलब बेस किसी से रिएक्शन करके, सॉरी सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे लोग, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में क्या था कि कहाँ कहाँ रिजल्ट के रूप में सॉल्ट बन रहा है, तो रिजल्ट में अब पढ़ेंगे लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, मैंने कहाँ कहाँ रिएक्टेंट के रूप में सॉल्ट को यूज किया जा रहा है, सॉल्ट को किसी से रिएक्शन किया जाएगा तो क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी सब रिपीटेबल एग्जाम्पल है कि अगर सॉल्ट कोई दूसरा एसिड से रिएक्शन करेगा तो दूसरा सॉल्ट बनेगा, दूसरा एसिड बनेगा। सॉल्ट उस एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा जिस एसिड से वो बना हुआ है, वो उसी एसिड उसको छोड़कर बाकी दूसरा किसी एसिड से रिएक्शन करेगा। समझ में आ रहा है ना? कैसे पता चलेगा कि सॉल्ट उस एसिड से बना हुआ है, सॉल्ट में जो मेटल रहना चाहिए मेटल, वो मेटल उस सॉल्ट में नहीं रहना चाहिए, सिंपल सा बात है, सॉरी उस एसिड में नहीं रहना चाहिए। समझ में आ जाएगा। मान लो कि हम सॉल्ट कौन, कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट यूज कर रहे हैं, तो कैल्शियम सल्फेट में कौन मेटल है, कैल्शियम। तो अगर हम कोई एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तो उस एसिड में कैल्शियम नहीं रहे, सोडियम सल्फेट रहे या सोडियम नाइट्रेट रहे या सोडियम कुछ रहे, लेकिन कैल्शियम नहीं रहे। ये बात समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर हम कहीं कहीं कि सॉल्ट कोई दूसरा बेस से रिएक्शन करेगा तो दूसरा सॉल्ट बनेगा और दूसरा बेस भी बनेगा। अब कैसे पता चलेगा कि कोई उस सॉल्ट से जो रिएक्शन करा रहे हैं जिस बेस का, वो बेस दूसरा बेस है, वो बेस नहीं है जिस बेस से ये सॉल्ट बना हुआ है। सिंपल सा बात है कि सॉल्ट में जो मेटल है बेस में वो मेटल नहीं रहना चाहिए। मान लो कि कैल्शियम सल्फेट है, तो कौन सा मेटल है, कैल्शियम, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कोई दूसरा मेटल हाइड्रोक्साइड हो, मेटल ऑक्साइड हो, लेकिन कैल्शियम नहीं हो, बस उसके बाद रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी पहले क्या रिएक्शन लेते हैं कि जब सॉल्ट उस बेस उस एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा जिससे बना हुआ है, उस एसिड से रिएक्शन करेगा जिससे बना हुआ नहीं। सॉल्ट कब बनेगा, जब एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तब ना सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कहीं ना कहीं बना हुआ है, कोई ना कोई सॉल्ट है, मैंने किसी न किसी एसिड से किसी न किसी बेस से बना है, किसी न किसी एसिड और बेस से रिएक्शन किया तब ना सॉल्ट बना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉल्ट जिस एसिड से बना है वो एसिड को छोड़कर दूसरा किसी एसिड से रिएक्शन करेगा, उससे रिएक्शन नहीं करेगा, और दूसरा किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में एसिड ही बनेगा और फिर दूसरा सॉल्ट ही बनेगा। ये बात हम लोग देख रहे हैं, लोग रिएक्शन से ठीक से समझ में आ जाएगा। हमको एक आयंस का वैलेंसी याद है, अब उसको प्लॉट दे रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, कोनो सॉल्ट से रिएक्शन करा, किसी से किसी को भी रिएक्शन करो। कोनो एग्जांपल बोलो सॉल्ट का अपने मन से, कोनो एग्जांपल बोलो। सोडियम कार्बोनेट हो गया है, सोडियम सल्फेट नहीं है इसमें, चलो Na2SO4 हम यहाँ पे ले लिए। कोनो एगो एसिड बोलो, हाइड्रोजन क्लोराइड, चलो इसलिए कि सल्फेट वाला यूज नहीं करेंगे, सोडियम वाला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो एगो हम एसिड ले लिए हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पे सॉल्ट रिएक्शन कर रहा है किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो यहाँ पे सॉल्ट एसिड से रिएक्शन कर रहा है। अब पता करना है कि यहाँ पे बनेगा क्या प्रोडक्ट, तो अब यहाँ पे देख लो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो इसका सोडियम आयन इसके क्लोरीन आयन के साथ जाएगा, नहीं जाएगा क्या, तो सोडियम E2 है E4 है, इसको भूल जाओ, बस आयंस को समझो। 2,4 तो अपना वैलेंसी कोऑर्डिनेट, अब जब ये दोनों में कॉम्बिनेशन हुआ होगा तो इसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये दोनों लगा होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब उस पे अब हम क्यों इस पे ध्यान दें, अब हमको नया काम करना है। तो अब सोडियम आयन जाएगा इसके पॉजिटिव आयन सोडियम है और इसका निगेटिव आयन क्लोरीन है। सोडियम आयन क्लोरीन के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, सोडियम का एक और क्लोरीन का एक, तो एक एक क्या हो जाएगा, NaCl, यही होगा ना, NaCl प्लस इसमें देखो इसमें बच गया सल्फेट आयन और इसमें बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक और सल्फेट का दो, तो इसका दो इसके साथ जाएगा, इसका दो इसके साथ गया और इसका एक इसके साथ जाएगा, SO4 का 1 रह जाएगा, SO4 का 1 लिखो तो अच्छा कुछ नहीं लिखो तो H2SO4 हो गया। इसमें कुछ याद करने वाला कोई चीज है नहीं, समझने वाला चीज है, एक बार बैठ के लिख के इस पे चिंतन करना होगा, थिंकिंग करना होगा, तब जाके समझ में आएगा, तब जाके याद होगा। बाकी ऐसे सब हम लोग रिएक्शन लिखते थे, लोग एगो रिएक्शन को पहले
पूरा पेज में भर दो, उसको लिख लिख के याद करो, तब जाके याद होगा। पहले रिएक्शन तो याद करो और उस पर सोचो कि आखिर ये दोनों में क्या हुआ है कि इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये सोचना शुरू कर दो। उसके बाद सॉल्ट उस एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा जिससे वो बना हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेस क्यों नहीं करेगा, सोचो, क्योंकि डिस्प्लेस ही नहीं होगा। डिस्प्लेस कैसे होगा? सेम आयन को थोड़ी डिस्प्लेस करेगा, दूसरा आयन एक दूसरे को करेगा ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो अगर हम बोले कि NaCl ये एगो सॉल्ट हो गया, तो ये कोनो एसिड से कोनो बेस से बना हुआ है, ध्यान से सुनो, कौन ना कौन एसिड से कोनो बेस से बना हुआ है। इसमें मेटल आता है किसका? एसिड का। तो सोडियम से बनेगा क्या? सोडियम से कौन ना कौन एसिड होगा कि बेस होगा? एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, डिपेंड करता है कि आयंस कैसा आया हुआ है। अब मान लो कि ये सोडियम है और ये क्या है कि क्लोरीन है, तो अगर हम सोचे कि ये बना हुआ है NaOH, मान लो इसे बेस से, और ये क्लोरीन है तो ये बना हुआ है HCl से। तो ये कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड ये बेस और ये एसिड से बना हुआ है, तो ये इस बेस से कभी रिएक्शन नहीं करेगा और ना ही कभी ये इस एसिड से रिएक्शन करेगा। तो सोडियम क्लोराइड NaOH बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, किसी इसको छोड़कर किसी दूसरा बेस से रिएक्शन करेगा। सोडियम क्लोराइड इस एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इससे ये बना हुआ है, इसको छोड़कर किसी दूसरा एसिड से रिएक्शन करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जहाँ जहाँ सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड इसमें कहीं लिखे हैं, यहाँ पे है, तो देखो सोडियम क्लोराइड के साथ ना ही NaOH होगा और ना ही यहाँ पे एसिड है ना, अभी तो एसिड वाला बता रहा है, इसके बाद बेस वाला बताएंगे, तो कहीं भी HCl नहीं होगा। H2 वही HCl के ऊपर, यहाँ पे HCl, यहाँ पे HCl, यहाँ पे HCl छोड़ दिए हैं, यहाँ पे क्या लिख दिए? H2SO4। सिंपल समझना है कि इसमें जो जो आयन है वो आयन इसमें मत रखो। इसमें सोडियम है तो इसमें सोडियम मत रखो, इसमें क्लोरीन है तो इसमें क्लोरीन मत रखो। अब वो दोनों को छोड़कर तुम कुछ भी एसिड लिख दो, समझ में आ रहा है? वही ये लिखते हैं, इसमें क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन आ गया कि नहीं आ गया, घबरा जाता। अगर इसमें सोडियम है, इसमें कोनो सोडियम वाला एसिड, इस सोडियम वाला एसिड लिख देते हैं तो घबरा जाता है नहीं घबरा जाता है? तो वो वाला सोडियम में बेस में की बात करेंगे हम, सोडियम वाला बेस हम इसमें नहीं डालेंगे, घबरा जाएगा, तो इसीलिए हम उसमें कोई दूसरा डाल दिए हैं। तो इस तरह से कोई भी सॉल्ट, ये सब वो एसिड है जिससे ये बना हुआ नहीं है, तो ये इससे रिएक्शन करेगा, तो ये सब क्या है? सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट नहीं ना है, कोई दूसरा सॉल्ट बनेगा, ये सब भी एसिड ही है। H2SO4, H2CO3, HCl, H2CO3, H2SO4, ये सब एसिड है कि नहीं है? ये सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, ये एसिड, ये भी एसिड। तो जब सॉल्ट दूसरा एसिड से रिएक्शन करेगा तो कोई ना कोई सॉल्ट और एसिड ही बनेगा। बस यही तो रिएक्शन था सॉल्ट का। अब पढ़ेंगे सॉल्ट का रिएक्शन बेस के साथ। तो वैसे ही सॉल्ट उस बेस से रिएक्शन नहीं करेगा जिससे बना हुआ है, तो जब कोई दूसरा बेस से रिएक्शन करेगा तो कोई ना कोई सॉल्टे बनेगा और कोई ना कोई बेस ही बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये हो गया है, मिटा दें, ठीक। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं सॉल्ट का। पहले का प्रॉपर्टी में था कि सॉल्ट दूसरा एसिड से रिएक्शन करेगा तो कोई सॉल्ट बनेगा और एसिड बनेगा। तो वैसे ही इसमें सॉल्ट उस बेस से रिएक्शन नहीं करेगा जिससे ये बना हुआ है, तो कोई दूसरा बेस से रिएक्शन करेगा। तो सब मेटल हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है, तो सबका सब क्या होगा? सॉल्ट। मेटल हाइड्रोक्साइड होवे या मेटल ऑक्साइड होवे, सबका सब बेस ही है ना। तो सॉल्ट बेस से रिएक्शन करेगा उस बेस से जिससे ये बना हुआ नहीं है, तो दूसरा सॉल्ट बनेगा और बेस ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है ना, मिला यहाँ पे सोडियम और OH, सोडियम का एक और हाइड्रोक्साइड का भी एक, ये क्या हो जाएगा सीधे NaOH। चलो किधर लिखा जाए? बेस इधर लिखते हैं, तो ये NaOH हो गया, Na कोई लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखो ये कैल्शियम बच गया और ये इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, कैल्शियम का दो ही होता है ना और क्लोरीन का एक, तो इसका दो आ जाएगा इसके साथ, ये क्या बन जाएगा? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और NaOH। रटने का जरूरत पड़ा क्या? यहाँ देखो Na2SO4 है ना, तो SO4 का एक, सॉरी SO4 का 2 और सोडियम का एक। देखो यहाँ पे बना है तो इस दो है, तो इसका ना दो इसके पास आया है, तो ई पूरा का कुछ नहीं है, एक है, तो इसका एक इसके पास आया है,
सोडियम का एक, यहीं से किसका वैलेंसी कितना है यहीं से पता चल जाएगा, याद करने की जरूरत, क्योंकि इसी को उल्टा उल्टा सोच लो, इसका दो है तो इसका दो नहीं इसके पास आया है, तो इसका हो गया दो, और इसका कुछ नहीं है मतलब एक है तो इसका एक इसके पास गया है, तो सोडियम का एक है, अब OH का एक तो होता ही है, देखिए क्या हो गया, एक एक है ना, तो NaOH कोनो Na ना, अब इसका दो और पोटेशियम का होता है एक, तो पोटेशियम क्या होता है एक और सल्फेट क्या होता है दो, यही ना होता है, तो इसका दो इसके साथ आएगा तो दो हो गया, और इसका एक इसके साथ आएगा तो एक ही रहा K2SO4। हेलो, यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम का होता है दो, कितना, कार्बोनेट का भी होता है दो, तो हमने दो दो कट गया है, यहाँ पर भी एक है और कार्बोनेट पूरा का पूरा एक ही है, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, तो कैल्शियम और यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्साइड, नहीं है क्या, कैल्शियम का दो और हाइड्रोक्साइड क्या होता है एक, यहाँ पे OH का टू है तो टू मत समझना, टू इसका आया है और इसके पास एक है तो ये एक ही दिया है तो इसका एक है ना होगा, ये समझ में आ रहा है। तो कैल्शियम का दो और OH का एक, ये बना रहा है CaOH बना, कैल्शियम का दो तो इसके साथ चला गया दो CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब बच गया ये, तो मैग्नीशियम का भी दो, कार्बोनेट का भी दो, दो दो कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया MgCO3, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट है ना, है देखो सोडियम के साथ दो आया है, मतलब कार्बोनेट दो भेजा होगा, तो कार्बोनेट का दो और यहाँ पे देखो तो मैग्नीशियम का भी होता है दो, दो दो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा वहीं मैग्नीशियम कार्बोनेट, और सोडियम का तो एक पता ही है क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है तो एक है ना है, सोडियम का एक और OH का भी होता है एक, इन दोनों मिले क्या हो जाएगा NaOH। वैसे यहाँ पे देखो तो पोटेशियम का एक ही होता है ना, इस सब के पास कुछ नहीं भेजते, एक ही ना है, तो पोटेशियम का एक और OH का होता है एक, क्या OH का कितना होता है एक, सॉरी Al2 लिख दिए हैं, गलत हो जाएगा, AlOH का होल 3। अब पोटेशियम, अब हम लोग को देखना है सॉल्ट का रिएक्शन किसी मेटल के साथ। देखो सॉल्ट अगर किसी मेटल से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा कोई दूसरा और कोई दूसरा मेटल ही बनाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन रहेगा, जो मेटल सॉल्ट क्या होगा, मेटल क्लोराइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल फॉस्फेट, मेटल सल्फेट, ये सब में होता है। तो सॉल्ट में जो मेटल एलिमेंट होता है वो उस मेटल से रिएक्शन करेगा जिसका रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है, तब ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल इसके कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और एक नया सॉल्ट बन जाएगा और नया मेटल आ जाएगा, नया मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर ये मेटल का रिएक्टिविटी इससे कम है तब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, ये सॉल्ट उस मेटल से रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे बस हम लोग सॉल्ट के प्रॉपर्टी वाइज पढ़ रहे हैं, लोग समझ में आ रहा है, ये एक नॉर्मल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दूसरा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा, ये अभी समझ ही लो। मान लो कि अगर हम बात करें, ये सॉल्ट हो गया कैल्शियम सल्फेट, कौन सा सॉल्ट हो गया, सुन रहा है सब, कैल्शियम सल्फेट, और इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं मान लो सोडियम से, तो ये तो पता है ना कि सोडियम मेटल कैल्शियम मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है, बोलो ज्यादा। सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, सब समझ में रखने आ रहा है, एकदम टॉप 2 में रहता है सोडियम और पोटेशियम, इससे ऊपर कोई रहता है क्या, तो सोडियम, बाकी कोई मेटल होगा तो इससे नीचे ही होगा ना, नहीं, तो सोडियम क्या हो गया, कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो सोडियम कैल्शियम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा तो बेचारा कैल्शियम यहाँ अकेले हो जाएगा, और कैल्शियम के जगह पर सोडियम आ जाएगा तो ये हो जाएगा Na2SO4। इसका दो सोडियम का एक ना होता है, कैल्शियम का दो होता है, तो दो कैंसिल हो गया तो CaSO4 हो गया। यहाँ पर सोडियम सल्फेट और कैल्शियम, यहाँ पर कौन रिएक्शन हुआ है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी सॉल्ट के लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है तो एक सॉल्ट बना, ये लेस रिएक्टिव मेटल अपने अकेले एक्सट्रैक्ट हो गया।
हुआ कि नहीं हुआ? ये जस्ट एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और हम लोग प्रॉपर्टी वाइज पढ़ रहे हैं कि मेटल किसी दूसरे मेटल से, हाईली रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनता है और एक मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। यही यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट देख रहे हैं सब। पहले तो रिएक्शन है सॉल्ट का मेटल के साथ, तो सॉल्ट मेटल से रिएक्शन करेगा तो कोई दूसरा सॉल्ट बनेगा और मेटल बनेगा, और वो भी कैसा मेटल से? लेस रिएक्टिव से ना, हाईली, मतलब सॉल्ट में जो मेटल प्रेजेंट है उससे इस मेटल का रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, तभी ये मेटल इस सॉल्ट के मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। अब तो रिएक्शन वही देखना है। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है ना, और यहाँ पे पोटेशियम। पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है कैल्शियम से, तो ये क्या पे क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, नहीं हुआ क्या? K2SO4 प्लस कैल्शियम है, कैल्शियम हो जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम है ना, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम सेकेंड टॉप पे रहता है, पोटेशियम के बाद सोडियम है, बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तो सब नीचे ही रहेगा। तो ये क्या है? कैल्शियम लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। यहाँ पे पोटेशियम 1 नंबर पर आता है, सोडियम 2 नंबर पे, तो थोड़ा सा पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो पोटेशियम इसको तो डिस्प्लेस कर ही सकता है। K2SO4 प्लस ये सोडियम बेचारा अकेले हो जाएगा। देखो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है और यहाँ पे सोडियम है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, नहीं होगा क्या? तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और यानी कॉपर अलग आ गया। वैसे ही सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम से, तो यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और अकेला में आ जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पे देखो तो कॉपर पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव होगा क्या? पोटेशियम टॉप पे रहता है एकदम, पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव कोई मेटल होता ही नहीं है, हाईएस्ट रिएक्टिव होता है। तो कॉपर लेस रिएक्टिव होने के चलते पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह से हाईली रिएक्टिव मेटल वाला से सॉल्ट रिएक्शन किया तो सॉल्ट बना और कुछ मेटल बना। अब सॉल्ट को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन का बिहेवियर क्या होता है, इसी के बारे में देखना है हम लोग को ना। ध्यान सुनो, सॉल्ट कितने टाइप्स का होगा? 4 टाइप्स का, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर हम नॉर्मल सॉल्ट को डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो एकदम न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, होगा सॉल्ट सॉल्यूशन, लेकिन वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 7 pH वाला। लिटमस पेपर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, सॉल्यूशन में डालेंगे तो पॉजिटिव आयन भी निकलेगा और निगेटिव आयन भी निकलेगा, तो सब सॉल्ट में होता है। अब अगर एसिडिक सॉल्ट को डालेंगे, एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जब रिएक्शन होगा तो एसिड बेस से सॉल्ट बनता है, तो एसिड हो स्ट्रॉन्ग और बेस हो वीक, तब जाके जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट एसिड स्ट्रॉन्ग होने के चलते कुछ एसिडिक कैरेक्टर रह जाएगा उसमें, या पार्शियली हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो तब भी जाके हाइड्रोजन उसमें बच जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन बचने से वो सॉल्ट हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। अब अगर एसिडिक सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन भी तो सॉल्यूशन में जाएगा, एसिडिक आयन भी तो सॉल्यूशन में जाएगा, उसके चलते सॉल्यूशन एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, स्लाइटली एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। और इसीलिए तो हम बोलते हैं कि एसिडिक सॉल्ट का पीएच 7 से थोड़ा सा कम होता है, स्लाइटली लेस देन 7 होता है। और अगर वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो अगर हम लिटमस पेपर पर डालेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा कलर चेंज कर देगा, ब्लू को हल्का सा रेड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, माने वो एक्वस सॉल्यूशन स्लाइटली एसिडिक होगा। कब? एसिडिक सॉल्यूशन को वाटर में डिजोल्व करेंगे तब। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब रह गया बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कब बनता है? जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने।
यही होता है ना। तो अब अगर बेसिक सॉल्ट में कहीं ना कहीं से थोड़ा मोड़ा हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, या फिर बेसिक कैरेक्टर उसके अंदर में प्रेजेंट रहेगा। अब अगर उस सॉल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन को तो सॉल्ट सॉल्यूशन ही बोलेंगे, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी सॉल्ट में थोड़ा बहुत होने के, तभी तो बोल रहे हैं बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक प्रॉपर्टी होने के चलते वाटर जो सॉल्यूशन बनेगा, एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, और थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, अल्कलाइन प्रॉपर्टी होगा उसके अंदर में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब बेस वाला प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो अब एगो बचिया डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट से कोनो फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल सॉल्ट के जैसा ही डबल सॉल्ट का बिहेवियर होगा, ठीक है। हाँ, अंतर ये है कि नॉर्मल सॉल्ट को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एक ही टाइप का पॉजिटिव या नेगेटिव आयन आएगा सॉल्यूशन में, लेकिन डबल सॉल्ट का तो डेफिनेशन यही होता है, जब डबल सॉल्ट को पानी में डालेंगे दो डिफरेंट टाइप का पॉजिटिव या नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में देगा। उस दिन डबल सॉल्ट में बताए थे हम, तो डोलोमाइट हो चाहे पोटास एलम हो, दो डिफरेंट टाइप का पॉजिटिव आयन दे रहा था कि नहीं दे रहा था। अगर डोलोमाइट था तो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन दे रहा था, और अगर पोटास एलम था तो अल्युमिनियम आयन और पोटेशियम आयन दे रहा था, नहीं दे रहा था क्या। हाँ, निगेटिव आयन में सल्फेट आयन दे रहा था, और डोलोमाइट निगेटिव आयन में एक ही टाइप का आयन दे रहा था, कार्बोनेट आयन दे रहा था। लेकिन पॉजिटिव आयन तो दो टाइप का था ना, तो दो सॉल्यूशन में डालने पर दो डिफरेंट टाइप का पॉजिटिव या नेगेटिव आयन दे, उसी सॉल्ट को ना बोलते हैं डबल सॉल्ट। समझ में, मिक्सचर ऑफ दो सॉल्ट का जैसा बिहेव करता है। नॉर्मल सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, हाँ, एक ही टाइप का पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होगा सॉल्यूशन में। लेकिन डबल सॉल्ट को डालेंगे तो वो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन ही होगा, एसिडिक या अल्कलाइन बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ, अंतर यह है कि सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल, लेकिन उसमें दो डिफरेंट टाइप का पॉजिटिव या नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि डबल सॉल्ट का तो फंडामेंटल वही है, ठीक है। इस तरह से सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करने पर रेस्पॉन्स शो करता है। एक बार लिखवा के समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा ठीक से। एक बार सुन लिया ना बात को, देख लो। सॉल्ट, बिहेवियर ऑफ सॉल्ट व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर। सॉल्ट का बिहेवियर जब वाटर में डिजोल्व होता है तब देखो, नॉर्मल सॉल्ट है ना, नॉर्मल सॉल्ट में ना ही एसिडिक कैरेक्टर होगा और ना ही बेसिक कैरेक्टर होगा। बाबू नहीं लिखो, ना ही एसिडिक कैरेक्टर होगा और ना ही बेसिक कैरेक्टर होगा। जब नॉर्मल सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, न्यूट्रल। और सॉल्यूशन को पीएच स्केल पर चेक करेंगे तो पीएच वैल्यू कितना आएगा, एग्जैक्टली 7। समझ में आ रहा है ना, लिटमस पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और चूंकि सिंगल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट नहीं है, तो सॉल्यूशन में एक ही टाइप का पॉजिटिव या नेगेटिव आयन देगा। एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो एसिडिक सॉल्ट बना रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, तो एसिडिक सॉल्ट में हल्का सा एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, तो सॉल्यूशन में डालेंगे तो हल्का सा एसिडिक नेचर शो करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए अगर इस सॉल्यूशन को अगर हम चेक करें तो स्लाइटली लेस देन 7 होगा एसिडिक नेचर होने के चलते, और चूंकि एसिडिक नेचर है तो ब्लू लिटमस को थोड़ा थोड़ा रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, बेसिक सॉल्ट की बात करें, तो बेसिक सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा, अल्कलाइन। अल्कलाइन किसको बोलते हैं, जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाता है उसी को बोलते हैं। तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, मतलब नेचर में बेसिक होगा, स्लाइटली बेसिक होगा, और चूंकि बेसिक है तो रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में, पीएच स्लाइटली मोर देन 7, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन ही है। हाँ, ये अलग बात है कि बेसिक प्रॉपर्टी होने के चलते बेसिक नेचर थोड़ा सा शो कर रहा है। डबल सॉल्ट की बात करें तो डबल सॉल्ट को सॉल्यूशन में डालें, वाटर में डालेंगे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल ही होगा, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। हाँ, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। अंतर ये है कि ये एक टाइप का आयन दे रहा था सॉल्यूशन में, ये दो टाइप का पॉजिटिव या नेगेटिव आयन देगा। क्योंकि ये डबल सॉल्ट है इसलिए दो डिफरेंट टाइप का नेगेटिव या पॉजिटिव आयन देगा। बस कल पढ़ा जाएगा हम लोग यूज ऑफ सॉल्ट, रहेंगे कल।